जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 14th चैप्टर गणितीय विवेचन यानी मैथमेटिकल रीजनिंग के प्रश्नावली 14.4 को हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए 14.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। आप सभी लोग बुक खोल लें और देखें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित कथन को वाक्यांश, वाक्यांश माने वाक्यों का अंश, यदि तो यानी यदि पहले लगाना है और तो बाद में लगाना है। यदि तो का प्रयोग करते हुए 5 विभिन्न रूप में इस प्रकार लिखिए कि उनके अर्थ समान हो। मतलब क्या कहना है, ये प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक ही बात को 5 तरीके से कहिए। और आप देखते हैं जो काफ़ी समझदार लोग होते हैं, ये गणितीय विवेचन इसीलिए जोड़ा गया है कि आप किसी बात को बड़ी सावधानी पूर्वक और ऐसे सेंटेंस में दूसरों के सामने प्रस्तुत कर दीजिए कि दूसरे को बुरा भी न लगे और आप अपनी बात भी कह लें, आपका काम भी हो जाए। ये कहने का तरीका होता है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, यदि एक प्राकृतिक संख्या विषम है, यानी कोई प्राकृतिक संख्या विषम है तो उसका वर्ग भी विषम होगा। अब यहाँ पर यदि तो शब्द जोड़ करके अब इसी को 5 शब्दों में बनाना है, 5 वाक्यांशों में लिखना है। तो देखिए अगर कहा जाए इसी सेंटेंस को कि यदि कोई संख्या विषम है तो इसका तात्पर्य यह है, तात्पर्य का मतलब अर्थ, यदि, अब यदि तो भी जोड़ना है, इसमें शुरू में यदि जोड़ना है, बीच में तो जोड़ना है। यदि तो का मतलब जब पहला वाक्यांश होगा तो वहाँ यदि जोड़ेंगे और जब बाद वाला वाक्यांश होगा तो वहाँ तो जोड़ेंगे। तो देखिए इस बात को मैं कह रहा हूँ कि यदि कोई संख्या विषम है तो इसका, देखिए यदि पहले आया तो बाद में आया, यदि कोई संख्या विषम है तो इसका तात्पर्य यह है कि उसका वर्ग भी विषम होगा। तो उसी सेंटेंस को हमने दूसरे शब्द में कहा, दूसरे रूप में कहा। अब इसी चीज को अगर हम देखें तो ये कहा जाएगा कि कोई प्राकृतिक संख्या विषम है यदि और केवल यदि उसका वर्ग विषम होगा। मतलब अगर किसी संख्या का वर्ग विषम होगा तो निश्चित रूप से वह संख्या एक विषम संख्या होगी। माने एक ही बात, अर्थ एक ही निकलेगा, उसको अलग अलग 5 तरीके से कहना है। अब अगर अगला तरीका कहें हम कि यदि कोई संख्या विषम है तो अनिवार्य रूप से, यानी निश्चित है, यदि कोई संख्या विषम है तो अनिवार्य रूप से उसका वर्ग भी विषम होगा। देखिए सेंटेंस एक ही है और उसका सेंटेंस एक ही है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से, माने अर्थ एक ही है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है। अब देखिए फिर क्या कर सकते हैं कि यदि किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग विषम है, इसका अर्थ यह है कि वह संख्या विषम अवश्य होगी। तो यहाँ पर चौथा तरीका रहा। इसके बाद अगर हम 5वें तरीके को देखें तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग विषम नहीं है तो वह प्राकृतिक संख्या विषम नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो अपोजिट है वो अपोजिट सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर किसी शब्द को
5 शब्दों के रूप में, यानी किसी एक ही सेंटेंस को 5 रूपों में कहा गया। और आप ऐसे समझ लीजिए कि ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सब क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, बस इनको अपने तरीके से कहना होता है। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 में केवल इतना ही करना था। अब आ जाइए, देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है निम्नलिखित कथनों के प्रतिधनात्मक। प्रतिधनात्मक का मतलब ये होता है कि उसका ठीक विपरीत, विपरीत भी नहीं कह सकते, हम विपरीत कह सकते हैं कि उसका ठीक विपरीत, यानी कहने का मतलब ये है कि इसी सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में कहिए लेकिन इसका अर्थ वही होना चाहिए, ये प्रतिधनात्मक कहलाता है। और विलोम का मतलब विपरीत होता है। विलोम का मतलब अगर हम कहेंगे कि हमको जाना है तो विलोम होगा कि हमको नहीं जाना है। तो प्रतिधनात्मक और विलोम में अंतर होता है। देखिए, जैसे कहा जा रहा है, यदि यक्ष एक अभाज्य संख्या है तो यक्ष एक विषम है। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसका प्रतिधनात्मक अगर हम लिखना चाहें तो देखें, इसका प्रतिधनात्मक क्या होगा। प्रतिधनात्मक क्या होगा। प्रश्न में आपसे कहा गया है कि यदि यक्ष एक अभाज्य संख्या है तो यक्ष विषम है। अब इसका प्रतिधनात्मक क्या होगा कि यदि यक्ष एक विषम संख्या नहीं है तो यक्ष एक अभाज्य संख्या नहीं है। कुल मिलाकर के इसका अर्थ वही है, लेकिन सेंटेंस केवल चेंज कर दिया गया है। तो ये प्रतिधनात्मक, उसका प्रतिधनात्मक माने ठीक ऑपोजिट हो जाता है। तो देखें, इसका अर्थ इसको हम लिख देंगे प्रतिधनात्मक रूप में कि यदि एक संख्या यक्ष, यदि एक संख्या यक्ष विषम नहीं है, यदि एक संख्या यक्ष विषम नहीं है, देखिए विषम नहीं है, तो यक्ष एक अभाज्य संख्या नहीं है। लिख दिया जाएगा, तो यक्ष एक अभाज्य संख्या, यहाँ लिख देते हैं, तो यक्ष एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये प्रतिधनात्मक हो गया। और इसका विलोम अगर हम लिखना चाहें, प्रतिधनात्मक का मतलब जो सेंटेंस क्वेश्चन में कहा गया था बिल्कुल वही सेंटेंस है, इसको निगेटिव सेंस में लिखे हैं लेकिन अर्थ निकल रहा है वही, तो ये प्रतिधनात्मक होगा। और अगर इसका हम विलोम लिखना चाहें तो विलोम का मतलब इसका अर्थ बिल्कुल विपरीत निकले, ये जो है विलोम कहलाएगा। अब जैसे अगर हम लिखें कि यदि संख्या यक्ष विषम है, इसका विलोम होगा यदि संख्या यक्ष विषम है, यदि संख्या यक्ष विषम है तो यक्ष एक अभाज्य संख्या है। तो यक्ष एक अभाज्य संख्या है।
तो ये इसका विलोम हो जाएगा। तो कुल मिला के प्रतिधनात्मक का मतलब जो सेंटेंस क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसी सेंटेंस को लिखना है, बस उसको निगेटिव सेंस में लिखना है, लेकिन अर्थ वही होना चाहिए, वो प्रतिधनात्मक होगा। और विलोम का मतलब ठीक उसका विपरीत लिख दिया जाए। इसी तरह से यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो वे एक दूसरे को एक समतल में नहीं काटती हैं। अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि इसका प्रतिधनात्मक लिखिए, तो प्रतिधनात्मक में क्या लिखेंगे कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक तल में काटती हैं तो वो समांतर नहीं है। लेकिन अगर इसको विलोम के रूप में लिखना चाहें तो इसका विलोम शब्द जो होगा वो होगा कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को समतल पर नहीं काटती हैं तो रेखाएं समांतर हैं। तो विलोम का मतलब अर्थ विपरीत निकल जाएगा, अर्थ उल्टा निकल जाएगा। आप प्रतिधनात्मक का मतलब सेंटेंस आप निगेटिव कहेंगे लेकिन उसका अर्थ वही निकलेगा। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो थर्ड में दिया गया है कि किसी वस्तु के ठंडे होने का तात्पर्य का मतलब वही अंतर्भाव, यानी इसका मतलब ये है कि उसका तापक्रम कम है। किसी वस्तु के ठंडे होने का तात्पर्य यह है कि उसका तापक्रम कम है, उसका टेम्परेचर कम है। तो अब देखें, अगर इसको प्रतिधनात्मक हम कहना चाहें तो प्रतिधनात्मक लिखेंगे कि यदि कोई वस्तु कम तापक्रम पर नहीं है, यदि कोई वस्तु कम तापक्रम पर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वह वस्तु ठंडी नहीं है, ये होता है। और अगर इसका विलोम लिखना चाहें तो विलोम में हम कहेंगे कि यदि कोई वस्तु कम तापक्रम पर है, इसका मतलब ये हुआ कि वह वस्तु ठंडी है। तो इसी तरह से इन सब कथनों को हम लोगों को करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सब इसी तरह के क्वेश्चन, इसमें कोई न्यूमेरिकल थोड़े हैं सॉल्व करने वाला, सब इसी तरह के वो स्टेटमेंट जैसे हैं, कहानी जैसे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए क्या है। निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक को यदि तो के रूप में लिखिए, यानी इसमें क्या करना है, यदि तो जोड़ देना है। शुरू में यदि जोड़ना है, यानी पहले सेंटेंस, एक सेंटेंस में दो सेंटेंस हैं, पहले सेंटेंस में यदि जोड़ देना है और दूसरे सेंटेंस में तो जोड़ देना है। तो यही यदि तो जोड़ना है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे, आपको नौकरी मिलने का तात्पर्य है कि आपकी विश्वसनीयता अच्छी है। अब इसी को यदि तो शब्द लगा करके जोड़ा जाए। अब देखिए क्या कहते हैं इसी शब्द को कि यदि आपको नौकरी मिल गई तो आपकी विश्वसनीयता अच्छी है। बस यदि तो जोड़ देना है, पहले वाले सेंटेंस में यदि जोड़ देना है और दूसरे वाले सेंटेंस में तो जोड़ देना है, तो बस यदि तो लगा देना है। फिर देखिए सेकंड क्या है, केले का पेड़ फूलेगा यदि वह 1 माह तक गर्म बना रहे। तो बस यदि तो जोड़ देना है। तो इसका देखिए क्या होगा, एक चीज और है, जो काम पहले होता है उसको पहले लिखते हैं और जो बाद में होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो यदि तो का मतलब यही हुआ। तो अब इसका मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं कि यदि केले का पेड़ 1 माह तक गर्म बना रहेगा तो केले के पेड़ में फूल लगेंगे, यानी केले का पेड़ जो है फूलेगा। तो ये हो जाएगा। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट देखें, और नेक्स्ट में दिया हुआ है कि
एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है यदि उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब यहाँ भी हम यहाँ पर यदि तो शब्द जोड़ना है, तो जो पहले सेंटेंस होता है उसमें यदि जोड़ते हैं, बाद वाले में तो जोड़ते हैं। तो हम कहेंगे कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज, या ये कह लीजिए कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। बस इसमें केवल यदि तो शब्दों को जोड़ देना है। अब देखिए चौथा देखा जाए, कक्षा में ए ग्रेड पाने के लिए अनिवार्य है कि आप पुस्तक के सभी प्रश्नों को सरल कर लेते हैं। तो क्या है, अब इसको कहेंगे कि यदि आप सभी प्रश्नों को सरल कर लेते हैं तो आप कक्षा में अनिवार्य रूप से प्रथम आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि नीचे ए और बी में प्रदत्त कथनों में, देखिए ए और बी कथन हैं, इसमें से प्रत्येक के फर्स्ट में दिए गए कथन का प्रतिधनात्मक और विलोम पहचानिए। आपको पहचानना है कि कौन प्रतिधनात्मक है और कौन विलोम है। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। ए में दिया है, यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके पास जाड़े के कपड़े हैं। अब क्या दिया है, यदि आपके पास जाड़े के कपड़े नहीं हैं तो आप दिल्ली में नहीं रहते हैं। देखिए यहाँ अर्थ वही है, सेंटेंस केवल चेंज हो गया, इसका मतलब कि ये प्रतिधनात्मक है। और सेकंड देखिए, यदि आपके पास जाड़े के कपड़े हैं तो आप दिल्ली में रहते हैं। तो ये जो है ये विलोम हो जाता है, जो सेंटेंस बोले हैं उसका विलोम हो जाता है। अब इसके बाद बी में देखें, बी में क्या दिया है, यदि एक समांतर चतुर्भुज है तो उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए फर्स्ट में क्या दिया है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। यानी यहाँ भी अर्थ वही निकल रहा है, बस सेंटेंस को निगेटिव कर दिया गया है, तो ये प्रतिधनात्मक हो जाएगा। और फिर सेकंड में दिया है, यदि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह समांतर चतुर्भुज है, तो ये विलोम हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये प्रश्नावली 14.4 जो है आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आपका प्रश्नावली 14.5 है, तो 14.5 को हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और फिर इसके बाद विविध प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली हो जाएगा तो ये समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हम लोग सांख्यिकी पढ़ना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।